फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी में ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आज हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले समझते हैं व्हाई दीज राइट्स आर फंडामेंटल। इनको फंडामेंटल आखिर क्यों कहा गया? नंबर 1, they are protected by constitution। मतलब इन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। अब आप कहोगे कि सारे राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इन राइट्स को क्या करता है? गारंटी देता है। क्या करता है? गारंटी देता है। ठीक है, इन राइट्स को क्या करता है? गारंटी देता है। गारंटी कैसी? कि आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपके राइट्स इन्फ्रिंज्ड हुए हैं तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन दे आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 क्या है? नंबर 2, they are essential they are essential for all around development। मतलब एथिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कैसे? अगर आप आर्टिकल 29-30 देखोगे तो आप कहोगे ये कल्चरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन देखोगे तो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 देखोगे तो आप कहोगे सोशल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 देखोगे तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से दे आर इसेंशियल फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इसलिए इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया फंडामेंटल। ठीक है, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स देखते हैं। कौन कौन से फीचर है? नंबर 1, दे आर अवेलेबल थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। ठीक है, दे आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। नंबर 2, नॉट परमानेंट मतलब परमानेंट नहीं है। ठीक है, अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। कुछ राइट्स को छोड़कर आर्टिकल 21, 22, ठीक है, जो एलियंस, फ्रेंडली एलियंस के लिए अवेलेबल रहते हैं। नॉट परमानेंट मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे हटा दिए जाते हैं। ठीक है, नंबर 3, जस्टिसिएबल मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं, और किसी राइट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते डायरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं। अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, नॉट परमानेंट, जस्टिसिएबल, अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो समझेंगे कि दे आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन। अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन दिख रहा है? अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है ये, इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, जैसे अगर डीपीएसपी को आगे हम पढ़ेंगे कि जब डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? पार्लियामेंट कैन कर्टेल मतलब समय समय पर रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। फिर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड फॉर पुलिस, पैरामिलिट्री
मिलिट्री फोर्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ये नहीं कह सकते अपने फंडामेंटल राइट के लिए जब तक दे होल्ड ऑफिस। ठीक है, फिर इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शियल लॉ, रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग मार्शियल लॉ, ड्यूरिंग मार्शियल लॉ, मार्शियल लॉ के टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल। ठीक है, डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, हमने बताया कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, तो इसको कुछ इस तरीके से याद रखो, अनजन, अनजन, ANJAN, ANJAN, अनजन, तो याद रहेगा। अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, नॉट परमानेंट, जस्टिसिएबल, अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, पार्लियामेंट कैन कर्टेल। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और कर्टेल ये याद रखोगे तो याद रहेंगे तीनों। उसके बाद डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल, दे आर डायरेक्टली इन्फोर्सिएबल। तो ये है फंडामेंटल राइट के फीचर्स। ये क्या है? फंडामेंटल राइट के फीचर्स। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, जिसको हम 2 क्लासेस में कवर करेंगे। पहली क्लास में हम 12 to 21A तक बात करेंगे, दूसरी क्लास में 22 to 35 तक बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आर्टिकल 12 देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 डेफिनेशन देता है, किसकी? डेफिनेशन स्टेट की। ठीक है, स्टेट की, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेट हम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। किसको स्टेट कहा जाता है? किसको स्टेट कहा जाता है? जिसके पास अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, जिसके पास अपनी पॉपुलेशन होती है, जिसके पास डिफाइंड टेरिटरी होती है या डिफाइंड लैंड मास होता है। ठीक है, डिफाइंड लैंड मास होता है, मतलब कि जिसकी अपनी सरकार होती है, जिसकी अपनी जनसंख्या होती है, डिफाइंड लैंड मास होता है, मतलब कि भूभाग होता है, निश्चित भूभाग होता है। और नंबर 14 सोवरेनिटी होती है, सोवरेनिटी होती है। ठीक है, गार्नर नाम के थिंकर थे, उन्होंने सोवरेनिटी को सबसे इंपॉर्टेंट कहा है। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट भी है, पॉपुलेशन भी है, डिफाइंड लैंड मास भी है, मान लो आपके पास ये लैंड मास है, ठीक है, आपके पास ये लैंड मास है, इसमें पॉपुलेशन भी रहती है और आपने एक गवर्नमेंट भी बना के रखी है, लेकिन आपने क्या, एक गवर्नमेंट भी बनाकर रखी है, लेकिन उसको सोवरेनिटी नहीं है, सोवरेनिटी नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है, कोई भी इधर से उधर से आके उसको हस्तक्षेप कर दे रहा है, इंटरफेयर कर दे रहा है, तो फिर वो सरकार किसी काम की नहीं है, वो स्टेट किसी काम का नहीं है। तो गार्डनर ने सोवरेनिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, अभी पॉलिटी में आते हैं। तो गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, डिफाइंड लैंड मास एंड सोवरेनिटी, ये 4 चीजें अगर हैं तो वो स्टेट कहलाएगा। मतलब एक डिफाइंड लैंड मास है, पॉपुलेशन रह रही है, खुद की गवर्नमेंट है और आपको डिसीजन लेने की क्षमता है, मतलब आप डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं है, स्वतंत्र हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ। आर्टिकल 13 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि जो कानून है, किसको कानून के अंदर रखा जाएगा? टेम्परेरी कानून में रखा जाएगा। किसको? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आपको पता है ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? जब कभी सरकार किसी कारण से सरकार गिर जाती है तो प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, वो कानून बनाता है, उनको टेम्परेरी कानून कहते हैं, तो वो भी लॉ के अंडर में रखे जाते हैं। उसके अलावा क्या है?
उसके अलावा क्या है, परमानेंट लॉ। परमानेंट लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा, इनको लॉ में रखा जाता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अमेंडमेंट होते हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो संशोधन होते हैं, उनको हम नहीं रखते हैं, किसमें नहीं रखते हैं, लॉ में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट को लॉ कंसीडर नहीं किया जाता है, अमेंडमेंट को नहीं माना जाता है कानून। ठीक है, जो संशोधन होते हैं उनको कानून नहीं माना जाता है। तो आर्टिकल 12 समझ में आ गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो, डिफाइंड लैंडमास हो, सोवरेनिटी हो। ठीक है, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट में कौन कौन, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लॉ में ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ, अमेंडमेंट नहीं रखे गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 टू 18 जो है वो राइट टू इक्वेलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम इनको देखने वाले हैं और इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इनको देखने वाले और इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको देखने वाले। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के, ये कहां से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, और ये कहां से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ में क्या कहा गया है कि सभी जो हैं वो कानून के सामने बराबर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आपने कहीं जन्म लिया है, आपने कहीं किसी कहीं के भी हैं, आप किसी भी, आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, कोई भी, आप किस कास्ट के हैं, आप किस रिलीजन के हैं, कोई मतलब नहीं रखता, आप कानून के सामने बराबर हैं। ठीक है, कानून के सामने जिस दृष्टि से उनको देखा जाएगा उस दृष्टि से आपको देखा जाएगा, मतलब आप कानून के सामने बिल्कुल बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून जरूरत पड़ने पर आपको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एक आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून का रूल चलेगा। किसका रूल चलेगा, कानून का रूल चलेगा। ठीक है, आपका या हमारा रूल नहीं, कानून का रूल चलेगा। सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सबसे ऊपर कौन है, कानून है। तो कानून के सामने सभी बराबर हैं। ठीक है, कानून के सामने क्या है, सभी बराबर हैं। इसको पॉलिटिकल जस्टिस भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15, वो बात अलग है कि आर्टिकल 14 में कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन जो गवर्नर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। जैसे अगर जब तक वो अपने किसमें ऑफिस होल्ड करते हैं, तब तक उनको किसी तरीके से ना तो अरेस्ट किया जा सकता है, ना इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता, ना तो अरेस्ट किया जा सकता, ना उनके खिलाफ कोई केस ऐसा कुछ नहीं चल सकता है, ना ही उनको पकड़ के पता चला ले गए जेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उनको विशेष अधिकार मिला है। डिप्लोमेट्स वगैरह को, एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, on the ground of religion, caste, race, sex, place of birth,
ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप सभी बराबर हैं, चाहे किसी रिलीजन के हो, चाहे कास्ट के हो, चाहे किसी रेस के हो, गोरे काले हो, चाहे आपने कहीं जन्म लिया है, आप सभी क्या हैं, बराबर है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी स्पेशल क्लास के लिए, गवर्नमेंट अगर किसी स्पेशल क्लास के लिए, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं कि गवर्नमेंट अगर किसी विशेष क्लास के लिए कोई राइट बनाती है, जैसे विमेन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, किसी के भी लिए लॉ बनाती है तो वो किस में नहीं रखा जाएगा, वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन को भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। गवर्नमेंट विमेन, चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, कोई वेलफेयर स्कीम लेकर आती है, तो उनको हम डिस्क्रिमिनेशन में नहीं रखते कि पता चला कि कह दिए वुमेन को तो इतना भेदभाव हो रहा है, विमेन के लिए इतनी सारी पॉलिसीज आ गई, चिल्ड्रन के लिए इतनी सारी पॉलिसीज आ गई तो भेदभाव हो गया, तो ऐसा नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, लेकिन इनके लिए कानून बनाने का अधिकार है, इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बना सकती है गवर्नमेंट। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस टू ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस टू ऑल, सबको, सबको बराबर का मौका और सबको बराबर का स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस टू ऑल। आर्टिकल 16 के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, आर्टिकल 16 के भी एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 16 के एक्सेप्शंस क्या हैं, तो थोड़ा सा बड़ा है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या बनाया, मंडल कमीशन बनाया, उन्होंने क्या बनाया, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, ठीक है। इसको सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहते हैं। मंडल कमीशन को सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी कहते हैं। इसको क्यों बनाया गया, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। किसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन बनाया और मंडल कमीशन ने को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसको, सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को। 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि दे आर 52% ऑफ पॉपुलेशन, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, दे आर 52% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, पिछले 4 घंटे से लगातार बोलना पड़ रहा है क्लासेस लेने के लिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस 1980 में क्या किया गया, 52%, इन्होंने कहा कि दे आर 52% ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर शुड बी 50% रिजर्वेशन टू ऑल, देयर शुड बी टोटल 50% रिजर्वेशन टू ऑल। वीपी सिंह गवर्नमेंट आई, इन्होंने क्या किया, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया,
इसके अलावा रामनंदन कमेटी, रामनंदन कमेटी, रामनंदन कमेटी बनाई किसको हटाने के लिए? क्रीमी लेयर को हटाने के लिए, क्रीमी लेयर को हटाने के लिए। इन्होंने कहा कि अगर हम 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो क्या इसमें सभी बराबर होंगे, सभी बराबर के गरीब अमीर हैं? नहीं है। तो जो इनमें क्रीमी लेयर है, जिनकी अच्छी तनख्वाह है, उनको हटा दिया जाए। तो उसके लिए इन्होंने रामनंदन कमेटी बनाई। इसमें इन्होंने क्या कहा? इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से मोर देन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से मोर देन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनमें एक और चीज थी, कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या थी? कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब अगर 30% आपको क्या मिली है? सीट्स मिली है, मतलब ये आपके लिए है, 30% सीट आपको मिली है, ये फुलफिल हो गई, बची 10%, 20% फुलफिल हो गई, बची 10%। तो ये जो 10% है इसको नेक्स्ट में ऐड कर दिया जाता था। इसको क्या कर दिया जाता था? यहीं समाप्त नहीं है कि यहीं पे खत्म, नेक्स्ट में ऐड कर दिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल आप फॉलो कर रहे हो वो भी इट ऑल्सो शुड नॉट बी मोर देन 50%, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मंडल कमीशन बना 1979 में। मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन किस गवर्नमेंट के द्वारा बना? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन बनाया। इसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी कहते हैं। मंडल कमीशन ने को किस लिए बनाया गया? इन्वेस्टिगेट करने के लिए सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट कर, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और उसके बाद मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा कि 52% जो पॉपुलेशन है वो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और इसको 50% रिजर्वेशन देना चाहिए। वीपी सिंह गवर्नमेंट ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया और रामनंदन कमेटी बनाई जिसमें से क्रीमी लेयर हटाया और इन्होंने कहा कि 50% से मोर देन नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, कैरी फॉरवर्ड रूल को फॉलो करते हुए भी। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और कही कि जो प्रमोशन इन जॉब है, जॉब में प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन 77th अमेंडमेंट आया, 77th अमेंडमेंट आया, और 77th अमेंडमेंट ने क्या कहा? रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है। 77th अमेंडमेंट आया, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलने लगा। लेकिन 85th अमेंडमेंट आया, उसमें कहा गया कि अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंशियल प्रमोशन। क्या होना चाहिए? कॉन्सिक्वेंशियल प्रमोशन। कैसे? रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे दिया इन्होंने, कोई भी जो डिजर्व नहीं करता है उस व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल गया और वो व्यक्ति ऊपर उठ गया। अब आपको सुबह शाम उसको सैल्यूट ठोकना है, यस सर यस सर यस सर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे लोगों ने जब शिकायत की तो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उसके द्वारा कहा गया कि देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंशियल प्रमोशन, मतलब कि जो डिजर्व करता है उस व्यक्ति को ही प्रमोट किया जाए ताकि बाकी के लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब अपने से कम क्षमता वाले व्यक्ति को आप दिन भर सर करो, हालांकि कई जगह ऐसा है भी, ठीक है, बिना रिजर्वेशन के, तो कॉन्सिक्वेंशियल प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके अलावा 76th अमेंडमेंट, ये भी एक एक्सेप्शन है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। 69%, दैट इज फार एक्सीडिंग
50%। ठीक है, तो 76th अमेंडमेंट एक्ट आया और 76th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इन्होंने क्या कहा कि 69% रिजर्वेशन दिया तमिलनाडु ने फॉर दैट इज फॉर एक्सीडिंग 50%। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने 69% रिजर्वेशन दिया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, आर्टिकल 16 क्लियर है। पहले ही बताया था कि जो आर्टिकल 15 और 16 के अंडर रिजर्वेशन दिया जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है 16(4) सब क्लॉज 4। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है वो क्या है कि एक तरीके का एक्सेप्शन है, इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि इक्वेलिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का को एबॉलिश करना। ठीक है, अनटचेबिलिटी मतलब कि एक तरीके से इसको हिंदी में कहते हैं अस्पृश्यता। पहले के जमाने में वर्ण सिस्टम होता था, ठीक है, अभी भी है, लेकिन पहले वर्ण सिस्टम जो होता था वो कर्म के आधार पर होता था। मतलब अगर कोई क्या कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है, ठीक है, शिक्षा का आदान प्रदान कर रहा है, उसको हमने ब्राह्मण कह दिया। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिस तरीके का कर्म कर रहा है उसको हमने उस आधार पर नाम दे दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, उनसे कोई छुआछूत या भेदभाव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या आई, कुरीतियां आई। धीरे धीरे इसमें क्या आई, कुरीतियां आई। और जो व्यक्ति थे वो किस आधार पर वर्ण सिस्टम को चलाने लगे, जन्म के आधार पर। मतलब अगर आपने ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण हैं, अदरवाइज आप कुछ भी करते हैं आप ब्राह्मण नहीं है। अगर आपने क्षत्रिय के यहाँ जन्म ले लिया तो आप क्षत्रिय हैं, वैश्य के यहाँ जन्म ले लिया तो वैश्य हैं, शूद्र के यहाँ जन्म ले लिया तो शूद्र हैं। मतलब जन्म के आधार पर क्या करने लगे, वर्ण सिस्टम को चलाने लगे। इससे क्या हुआ, इससे लोगों के मन में एक एटीट्यूड ऐसा आया कि हम बड़े हैं, हम उच्च हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बाकी के लोग हमसे क्या है, इंफीरियर हैं। बाकी के लोग हमसे क्या है, इंफीरियर हैं। तो वो लोग उनको क्या करने लगे, डिप्राइव करने लगे किससे, बाकी चीजों से वंचित करने लगे। जैसे अगर हम देखें डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको टाट फट्टी में बिठाया जाता था। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनका गांव से बाहर घर होता था, कुएं से पानी पीने को नहीं मिलता था, तो उनको डिप्राइव करने लगे। ठीक है, तो भेदभाव के साथ साथ उनको बाकी संसाधनों से भी दूर कर दिया गया। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बहुत से लोगों ने झेला है, और इसलिए इसको फंडामेंटल राइट में रखा गया कि अगर आज के डेट में आपके साथ ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेन लेकर के। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी समझ में आ गई। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है 14 to 18 इक्वेलिटी से रिलेटेड ही है। तो इसमें क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, एबोलिशन ऑफ टाइटल। मतलब कि जैसे पहले के जमाने में इट इज कन्फर्ड बाय, फॉर एग्जाम्पल कन्फर्ड बाय कोलोनियल एरा। ठीक है, इट इज कन्फर्ड बाय कोलोनियल एरा। मतलब कि पहले के जमाने में महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, राजाओं के राजा, पता नहीं क्या, जलालुद्दीन और जिले इलाही, पता नहीं क्या क्या उपाधियां दी जाती थी। तो कॉलोनियल एरा के टाइम पे तो उन उपाधियों को बंद किया गया कि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं पुकारा जाएगा। उसके अलावा जो हमारे अवार्ड्स हैं, जो हमारे क्या हैं, अवार्ड्स हैं, तो व्यक्तियों को अवार्ड मिलते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं कह सकते कि पद्मश्री विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता पधार रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं कह सकते। तो अवार्ड को सफिक्स या प्रीफिक्स के रूप में, सफिक्स या प्रीफिक्स मतलब नाम के आगे या पीछे लगा करके नहीं पुकारा जा सकता किसी भी व्यक्ति को।
ठीक है, कोई विशेष अधिकार, विशेष प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, विशेष क्या, प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, ठीक है, दैट इज कन्फर्ड बाय कॉलोनियल एरा एंड ऑल्सो इंक्लूडेड अवार्ड्स, ठीक है, तो इनको प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक राइट टू इक्वेलिटी था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 थोड़ा सा बड़ा है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ 19 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर बी, एक सेकेंड, मार्कर खत्म हो गया। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर सेकेंड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू असेंबल, असेंबली बनाने की, ठीक है, इकट्ठा होने की का राइट है आपको। फ्रीडम टू मूव ऑल अराउंड द कंट्री, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। नंबर ई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उठा के बोल दो, किसी की मान हानि कर दो, किसी ने अच्छी रिपुटेशन बनाई आप उसके खिलाफ बोल दो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन, आप अगर कोई समूह संगठन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई असेंबली बनाना चाहते हैं, इकट्ठा होना चाहते हैं कुछ किसी काम से, तो आप हो सकते हैं, लेकिन वो अनआर्म्ड होना चाहिए, मतलब कि उसमें हथियार लेके नहीं चल देना है। मूवमेंट, मतलब आप पूरे इंडिया में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटलमेंट, मतलब इसका क्या है? फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटलमेंट का मतलब है कि टेम्परेरी आप रह सकते हैं, अगर आप सेटल होना चाहें कहीं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटलमेंट, कहीं भी आप रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, ठीक है। नंबर एफ क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, मतलब आप जो भी व्यवसाय करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या हैं? फ्री हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रिसाइड एंड सेटलमेंट, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, तो ये सारे क्या है? आर्टिकल 19 के अंदर आपको अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, इसके अंदर आपको कई सारे राइट मिलते हैं, जिनमें से नंबर 1 है, आपको राइट मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोपोगेट, राइट टू प्रोपोगेट, इसको हटा के लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा के लिख देते हैं, राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज, मतलब कि अपने विचार अगर आप प्रचार प्रसार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा क्या है? ठीक है, पहला तो ये हो गया, ए का स्मॉल ए कर लीजिए, इसको कैपिटल ए कर लीजिए, ठीक है। नंबर दूसरा क्या है? एक तो हो गया प्रोपोगेट वंस व्यूज, ठीक है, अपने जो विचारों को क्या है? प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा फ्रीडम ऑफ प्रेस। नंबर तीसरा कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट,
फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट। चौथा आप टेलीकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, टेलीकास्ट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ टेलीकास्ट, ठीक है, टेलीकास्ट कर सकते हैं। नंबर 5 क्या है, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, राइट टू नो डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट या वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, आपके पास अधिकार है, आप जान सकते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है, पहला तो प्रोपोगेट वंस व्यूज, मतलब इससे याद कर सकते हैं कैसे प्रोपोगेट करेंगे, प्रेस के थ्रू फैला दो, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फैला दो, ज्यादा और कमी पड़ रही हो तो टेलीकास्ट के थ्रू फैला दो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जान लो लेकिन साइलेंस रहना है, तो राइट टू साइलेंस, ठीक है, लेकिन क्या रहना है, साइलेंस रहना है, तो राइट टू नो लेकिन राइट टू साइलेंस, मतलब अगर कोई कहे कि अपने खिलाफ गवाही दे दो तो आप नहीं देंगे, अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है, तो राइट टू बी साइलेंस। तो आई होप आपको ये क्या क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है, ये है कन्विक्शन से रिलेटेड, राइट फॉर कन्विक्शन एंड अरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या है, राइट ऑफ कन्विक्शन एंड अरेस्ट, मतलब कि कैदियों के लिए राइट है, सीधा सीधा अगर आप समझना चाहें तो कैदियों के लिए ये राइट है, किसके लिए है, कैदियों के लिए, मतलब कैदियों को 3 अधिकार मिले हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कैदियों को क्या है, 3 अधिकार मिले हैं। कौन कौन से 3 अधिकार, तो नंबर 1 है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्या मतलब है इसका समझाते हैं। दूसरा है नो जियोपार्डाई, तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 20 के अंदर ये 3 राइट मिले हुए हैं कन्विक्शन एंड अरेस्ट से रिलेटेड, क्या है ये, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नाम से ही है, एक्स मतलब पुराना, पोस्ट मतलब आने वाला, ठीक है, ठीक है, कहते हैं ना शादी क्या हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई, एक्स सबको पता है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि अगर आज आपको सजा हो गई है, अगर आज आपको सजा हो गई है तो कल अगर कानून बदल जाता है, मान लिए आज आपको क्या है 2 साल की सजा हुई है, लेकिन कल कानून बदल जाए और 5 साल की सजा कर दे तो आपको आपकी सजा बढ़ा नहीं सकते उस कानून के आधार पर, आपको सजा हो गई मतलब हो गई, तो कोई भी पुराना कानून या नया कानून उस चीज को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला, लेकिन अब नए कानून में फांसी आ गई है तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी, ठीक है। नो जियोपार्डाई मतलब आपने 2 खून कर दिए तो आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब पूरी जिंदगी जेल कैद करेंगे, जब आप पूरी जिंदगी जेल कैद काट लेंगे तब फिर आपको मरने से पहले फांसी दे दी जाएगी, तो इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक अपराध की एक ही सजा होगी, क्या होगी, एक अपराध की एक ही सजा होगी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझ में आ गया, नो जियोपार्डाई, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब अगर आपको कोई बाध्य करे, किस चीज के लिए बाध्य करे, अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए, तो आप मना कर सकते हैं, अगर आप नहीं बनना चाहते तो कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब अपना खुद का विटनेस बनने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। आर्टिकल 20 क्लियर है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो जियोपार्डाई, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 इट इज अगेंस्ट, वैसे तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है इसका नाम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो वैसे तो इसका नाम है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन ये किसके लिए है, ये अगेंस्ट है आर्बिट्रेरी एक्शन के, आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है, किसके अगेंस्ट है, आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसके अगेंस्ट है, आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट है। इसके लिए हम दो केस पढ़ेंगे, एक तो है गोपालन केस और दूसरा है मिनाका केस, दूसरा क्या है, मिनाका केस, ठीक है। गोपालन केस क्या कहता है कि इट इज अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव अगर कोई आर्बिट्रेरी एक्शन करती है तो उसके अगेंस्ट है आर्टिकल 21, लेकिन मतलब अगर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हार्म करता है एग्जीक्यूटिव तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव ऐसा करता है, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, तो वो अगर ऐसा कोई कानून बना दे जो आपके पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ के अगेंस्ट हो, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो गोपालन केस क्या कहता है कि इट इज फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉट फॉर लेजिस्लेटिव, तो लेजिस्लेटिव के खिलाफ नहीं है। लेकिन मिनाका केस आया, मिनाका केस ने कहा कि इट इज फॉर बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, मतलब ना तो एग्जीक्यूटिव ना तो लेजिस्लेटिव कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जो आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो आर्टिकल 21 समझ में आ गया, इट इज अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके लिए दो केस याद रखिएगा, एक तो एग्जीक्यूटिव को कहता है कि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं लेकिन लेजिस्लेटिव के खिलाफ नहीं जा सकते, और मिनाका केस कहता है कि आप दोनों के खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि दोनों ही आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकते, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो पर्सन की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को हार्म करे, इन्फ्रिंज करे, ठीक है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या कहता है, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और राइट टू एजुकेशन किस किस में बात की गई है, तो 45 DPSP के आर्टिकल में बात की गई है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, DPSP के आर्टिकल में बात की गई है। इसके अलावा 15(1)A फंडामेंटल ड्यूटीज में बात की गई है राइट टू एजुकेशन की, कि ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट बना 2009 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड इतनी सारी चीजें और भी चीजें की गई हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21A यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।